नमस्कार। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं भारती भारद्वाज आप सबों का स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, राज्य कैसे बनते हैं, राज्यों के निर्माण के लिए कौन से आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं, हमारे देश का नाम क्या है, यानी भाग 1 को हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया। अब राज्यों में ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहां से प्रश्न आते हैं, भले वो संविधान से सीधा जुड़ा हुआ कोई उपबंध नहीं है, लेकिन प्रश्नों की बात की जाए तो वो राज्यों से जुड़ा हुआ है और उससे प्रश्न आते हैं, इसलिए उस सेक्टर को भी देख लेना हम लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य होगा। जब आजादी मिली हम लोगों को, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग ही थी। स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, एक लंबे समय तक हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किया और उस संघर्ष का बहुत ही सुंदर प्रतिफल स्वतंत्रता था। लेकिन इसके साथ एक लेकिन भी जुड़ा हुआ, काफी कहा जाए कि महंगी कीमत इस स्वतंत्रता की चुकानी। अभी जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे तो हमारे देश में दो तरह की चीजें थी। एक, ऐसे क्षेत्र जिनको हम लोग ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते, जिसमें सीधा ब्रिटिश का शासन था। दूसरे ऐसे प्रांत जहां हमारी देशी रियासतें थी, यानी रजवाड़ों को रखा गया। जनता और अंग्रेजों के बीच रजवाड़े थे, पुराने राजा, जिनको नाम के लिए तो राजा रखा गया था, अधिकार उनके बहुत कम थे, लेकिन शान शौकत थोड़ी थी ही उनकी, और पहले से उनके पास रहने के लिए महल आदि थे ही, तो वो राजा की तरह व्यवहार करते थे। लेकिन पर्दे के पीछे अंग्रेजियों का ही शासन था। ऐसा नहीं था कि वो अनियंत्रित या अपने स्वेच्छाचार से शासन चलाते थे, पर हमेशा ही अंग्रेजों का अंकुश रहा। आजादी में 2-3 चीजें जोड़ी गई। पहली चीज कि भारत के 2 हिस्से होंगे, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन गए। साथ ही साथ देशी रियासतों के लिए कुछ विशेष उपबंध रखे गए। उनको 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कि या तो वो पाकिस्तान में चले जाएं, या वो हिंदुस्तान या भारत में आकर विलित हो जाएं, और या तीसरा जो था वो काफी खतरनाक था कि वो स्वतंत्र रहे। मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान है, वैसे कई राष्ट्र बन जाएं। छोटी छोटी उस समय 552 रियासतें थी, एक दो नहीं, 552 रियासतें थी, जिसमें ज्यादातर रियासतें तो अपने अपनी इच्छा के अनुसार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शामिल हो गईं। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बना के रखना चाहती थी। इसमें एक था जूनागढ़, दूसरा था इसमें हैदराबाद, और तीसरा था जम्मू और कश्मीर। लिख लेते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट था जूनागढ़, सेकंड था हैदराबाद, और तीसरा जो था वो था जम्मू एवं कश्मीर। ये याद रखिएगा। 352 रियासतों में 552 रियासतों में 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने ना तो भारत जाने को स्वीकार किया और ना ही वो ये चाहती थी कि वो पाकिस्तान में शामिल हो। ये तीनों अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, जो कि शायद हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सही नहीं होता। ये ऐसे क्षेत्र थे भारत के जो आंतरिक थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। एक ये क्षेत्र ऐसा था जम्मू और कश्मीर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में था और एक तरह से सीमा में स्थित था। लेकिन इन सबों में हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी थे,
और जवाहरलाल नेहरू आदि थे, वो ये चाहते थे कि इनका विलय हमारे देश में हो जाए। तो अलग अलग तरीके से इन तीनों का विलय हमारे देश में हुआ। तो जूनागढ़ जो है यहाँ पर जनमत संग्रह करा के जनता की इच्छा के अनुसार इसका विलय कर लिया गया। हैदराबाद क्षेत्र में सेना उतारी गई और उसका भी विलय कर लिया गया। और जम्मू और कश्मीर के जो उस समय राजा थे, तत्कालीन राजा के साथ बात करके विलय पत्र के द्वारा एक तरह से इसको आप संधि के द्वारा कह सकते हैं, विलय किया गया। क्लियर है? हमारी 552 रियासतों में 3 रियासतें ऐसी रहीं जिन्होंने भारत में या पाकिस्तान में विलय स्वीकार नहीं करते हुए तीसरे ऑप्शन को चुना, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। वो ना भारत में गई ना पाकिस्तान में गई, बल्कि उन्होंने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को रखने में ही इंटरेस्ट दिखाया। ऐसी परिस्थिति में हमारे नेताओं ने इस बात को स्वीकार नहीं करते हुए इन्हें पहले तो रिक्वेस्ट किया, जब नहीं हुआ तो फिर अलग अलग तरीकों से इनको भारत में मर्ज किया गया। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह किया गया जूनागढ़ में, हैदराबाद में सेना के द्वारा इनको कब्जे में ले लिया गया और जम्मू और कश्मीर विलय पत्र के द्वारा या संधि के द्वारा उनके राजा के कंसर्न को लेते हुए उस क्षेत्र को मिला लिया गया। अब तो सारे ही क्षेत्र हमारे पास थे। अंग्रेजों ने इसको अपने हिसाब से 4 अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखा हुआ था। ग्रुप ए के राज्य, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के। ये विभाजन उतना सही नहीं था। राज्यों को फिर से पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई और उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग सुनिश्चित किया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो गठित करके उनसे ये अनुशंसा मांगी गई कि आखिर भारत में राज्यों को किस तरह से अरेंज किया जाए, एक तरह से रीअरेंज किया जाए। रीअरेंज करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता हुई। नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं, राज्य पुनर्गठन, फिर से गठन की आवश्यकता महसूस की गई और उसके लिए धर आयोग जो था वो गठित किया गया। एस के धर की अध्यक्षता में एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया 1948 में। 1948 एस के धर की अध्यक्षता में गठित एक आयोग था, जिसके अनुसार आने वाले समय में राज्यों के गठन की व्यवस्था की जानी थी। तो एस के धर के द्वारा यही अनुशंसा दी गई कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भारत को क्या किया जाए, अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए। इसके अलावा इसके अनुशंसा को उतनी तवज्जो नहीं दी गई और दूसरे एक आयोग के गठन का कहा जाए विचार जो था तत्कालिक सरकार के द्वारा लिया गया और एक नई आयोग का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अलावा उसमें हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे और पट्टाभी सीतारमैया जी उसके सदस्य थे। 3 सदस्यों की ये एक कमेटी बनाई गई, जिसे 1948 में ही गठित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल जो थे।
जेवीपी कमेटी के नाम से इसे जाना गया, क्योंकि इसमें कुल मिला के जो भी सदस्य रहे उन्होंने भी इस बात की हिमायत की कि भाई जो भी हमारे देश में राज्यों का गठन होगा उसका आधार भाषा या धर्म नहीं होना चाहिए। तो उस आधार पर जो इसकी अनुशंसा रही उसमें इस बात को बहुत ही क्लियर किया गया कि भाषा के आधार पर किसी तरह से राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। सांस्कृतिक आधार हो सकता है, प्रशासनिक आधार हो सकता है, और उसके साथ साथ इस पूरी व्यवस्था में कोई भाषा को तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि भाषा के आधार पर भारत को बांटना बहुत ही कठिन था। हर एक मील पर एक कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ ही जाती थी, क्योंकि थोड़ी दूर दूर पर ही आज भी देखिए कुछ मीलों में ही भाषा में आपको कहीं ना कहीं अंतर दिखाई देगा। एक राज्य में एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी, तो वैसे में तो बहुत छोटे छोटे प्रांत हो जाते और शायद उनके प्रशासन में काफी ज्यादा दिक्कतें आती। इसलिए यही माना गया कि नहीं, भाषा को ना आधार मान के दूसरे आधार पर ही, जैसा कि धर कमेटी ने बताया, जैसे कि हमारी जीवीपी कमेटी ने बताया, उस हिसाब से ही इनका क्या करना चाहिए, गठन होना चाहिए। भाई ठीक बात थी। अब आगे क्या किया जाए इस पर सोचा ही जा रहा था कि इसी बीच एक और घटना हो गई। मद्रास के क्षेत्र में भाषा के आधार पर नए क्षेत्र के गठन की मांग काफी जोर पकड़ रही थी, और उसमें एक कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन, जिसका नाम, जो नेता थे उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु जो थे उन्होंने आमरण अनशन किया, और अंततः इसी अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिससे जन आक्रोश बहुत ज्यादा भड़क गया। लोग अब रास्ते पे आने लग गए, रोड पे आ गए, और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया कि मद्रास से कुछ क्षेत्र काटकर एक भाषाई क्षेत्र के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। तो पहला भाषाई आधार पर गठित जो प्रांत था वो था आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य गठित हुआ वो था कौन सा, आंध्र प्रदेश। किससे काट के बनाया गया, तो मद्रास प्रांत को काट के बनाया गया। किस भाषा के आधार पर बनाया गया, तो तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे उनका एक संगठन बनाया गया, जिसको आंध्र प्रदेश के नाम से जाना गया। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, अगला जो स्टेप होता है कि भाई और भी राज्य अब कहने लग गए कि भाई हम बिहारी बोलते हैं, हम लोगों को बिहार दो, हम पंजाबी बोलते हैं, हम लोगों को पंजाब दो, बांग्ला भाषी क्षेत्र को एक करो। मतलब भाषा के आधार को ही लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठने लगी, और फिर से सरकार को ये लगा कि नहीं, अब एक और आयोग के गठन की आवश्यकता है जो भारत को सही तरीके से गठित करने में अपनी अनुशंसाएं दे। तो अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से कहा जाए इस क्षेत्र में फाइनली जिसके अनुशंसा पर हमारे राज्यों का गठन हुआ, एक आयोग गठित हुआ जिसे फजल अली आयोग के नाम से जाना गया। फजल अली आयोग के नाम से आयोग गठित किया गया, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया गया।
तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग में सबसे इंपॉर्टेंट आयोग कौन सा है? फजल अली आयोग। अभी जो राज्य हम लोगों को दिखते हैं उसमें अधिकांश राज्य जो थे वो फजल अली आयोग की ही अनुशंसा पर गठित हुए थे। ये कितने सदस्यों वाला था? तो ये 3 सदस्यों वाला आयोग था। इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। फजल अली आयोग जो था वो दिसंबर 53 में 1953 दिसंबर में इसका गठन किया गया और इसने बहुत ही गहन अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट जो थी वो केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें 2 चीजें तो कही गई थी कि भाषाई आधार पर भले ही हम लोग अपने देश को बांट ले रहे हैं राज्यों के रूप में, लेकिन इसमें एक भाषा वाला कोई क्षेत्र नहीं होगा। कोई ऐसा राज्य नहीं हो सकेगा जहां पर केवल एक भाषा बोली जा रही हो, बल्कि एक राज्य में एक से ज्यादा भाषा वाले लोग रहेंगे, जिसमें एक अल्प भाषाई समूह रहेगा और दूसरा जो होगा वो ज्यादा भाषाई समूह रहेगा, जिसमें अधिसंख्यक एक भाषा वाले होंगे और कुछ अल्प भाषाई समूह होंगे, और इन दोनों को ही लेकर चलना होगा। द्विभाषा वाले राज्य हो सकते थे, त्रिभाषा वाले राज्य हो सकते थे, लेकिन उनके हितों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेजर्स उठाए गए कि जैसे जो भी काम होगा राज्य में प्रशासनिक कार्य, उसमें दोनों भाषाओं का यूज किया जाएगा, दोनों भाषाई क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकताएं हर क्षेत्र में बराबर की मिलेंगी। तो इस तरह से उनके हितों को प्रोटेक्ट करने की भी व्यवस्था की गई और उनके ही अनुशंसा पर नवंबर 1956 में हमारे राज्यों के पुनर्गठन का काम शुरू किया गया। तो राज्यों का जो पुनर्गठन था वो किसके आधार पर हुआ है? फजल अली आयोग के आधार पर किया गया। और इस फजल अली आयोग में अगर हम लोग देखें तो ये 3 सदस्यों वाला आयोग गठन हुआ 56 में इन्हीं के आधार पर, क्योंकि 55 में इन्होंने 1955 में इन्होंने अपनी अनुशंसा को केंद्र सरकार को सौंपा। 56 में राज्य पुनर्गठन जो थी उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आजादी मिल गई, राज्यों का पुनर्गठन भी हो गया, जिसमें 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। शुरू में हम लोग कितने थे? 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी, इन लोगों का गठन कर दिया गया। लेकिन आजादी के बाद भी आवश्यकता पड़ी राज्यों के गठन की, और एक नहीं कई राज्य लाइन से बने जिनका आधार अलग अलग रहा। ऐसा नहीं था कि भाषा के ही आधार पर इन लोगों को गठित किया गया था, बल्कि भाषा के अलावा भी प्रशासन हुआ, सांस्कृतिक आधार हुआ, उन आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है, किस ईयर में हुआ ये है, और किस राज्य से ये अलग होकर बने हैं। तो पहला जो है 1960 में आया महाराष्ट्र व गुजरात, ये बंबई प्रांत से अलग किया गया। बॉम्बे से अलग हुआ महाराष्ट्र और गुजरात कब? 1960 में। दूसरा राज्य आया जो कि यूनियन टेरिटरी के रूप में था, ये है दादर एवं नगर हवेली 61 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। इससे पहले ये पुर्तगालियों के पास था, पुर्तगालियों ने इसे सौंपा और फिर ये अपने अस्तित्व में आया। इसके अलावा गोवा, दमन और दीव, जिसमें 62 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र और 97 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। इसको आपको याद करना ही होगा, इससे कहीं ना कहीं प्रश्न होते ही है। पौंडीचेरी जो वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानी जाती है, ये 62 में आया और
पहले फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था और कार्यकाल महायनम को मिलाकर पौंडीचेरी का नाम दिया गया। इसके बाद 63 में आया, नागा पहाड़ी और त्वेंसांग क्षेत्र को मिलाकर ये बनाया गया। 66 में हरियाणा आया जो पंजाब से अलग किया गया। उसके साथ ही हिमाचल आ गया। हिमाचल प्रदेश भी 66 में आया, 71 में आया। पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों को मिला कर ये बनाया गया, काट दिया गया जो पर्वतीय क्षेत्र है। अभी भी देखिए हिमाचल वैसा ही है, ये 71 में आया। इसके अलावा केंद्र शासित क्षेत्र जो था वो चंडीगढ़ स्थापित किया गया 66 में, जो कि पंजाब से ही अलग किया गया था। अभी भी कई लोग मानते हैं कि पंजाब का है ये क्षेत्र। कल्चरली अगर देखिए तो चंडीगढ़ पंजाबी कल्चर वाला ही आपको दिखाई देगा। इसके बाद 72 में मणिपुर, 72 में ही त्रिपुरा आया। मेघालय जो है वो 72 में आया। पहले 69 में को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया। जो सिक्किम था वो 74 में पहले सह राज्य बना और उसके बाद 75 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 87 में मिजोरम आया। फिर 87 में ही अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। 25वां राज्य जो बना गोवा, गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 87 के द्वारा ये आया। इसके बाद 3 राज्य लगातार ही आए। पहला आया मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, अभी हम लोगों का है ही छत्तीसगढ़। उत्तराखंड बनाया गया यूपी को काटकर, और झारखंड बनाया गया बिहार को काटकर। तो इन लोगों का बंटवारा करके ये 3 स्टेट जो थे वो 2000 ईस्वी में आए। उसके बाद तेलंगाना आया आंध्र प्रदेश में। फिर वही हुआ कि जो अल्प भाषाई समूह है उन लोगों का अगर कहा जाए कि यही रहा डिमांड कि भाई हम लोगों को अलग करो, हम लोगों को अलग करो, तो फिर तेलंगाना राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश से ही कटा। क्योंकि आंध्र प्रदेश में 2 तरह के राज्य थे, एक मद्रास प्रेसिडेंसी वाला क्षेत्र था और दूसरे जो थे वो हैदराबाद का भी कुछ क्षेत्र जो था, जो पहले रियासत थी उसका क्षेत्र भी शामिल कर लिया गया था। तो जो पुराने रजवाड़े वाले क्षेत्र थे वहां के लोग उतने शिक्षित नहीं थे, और जो मद्रास में अंग्रेजों के सनिग्ध में रहे उन वहां पर शिक्षा का प्रसार पूरा हुआ था। तो धीरे धीरे जो है वो नौकरी में आते गए और कार्यों में उनकी दक्षता रही, और एक ऐसा वर्ग हो गया जो पिछड़ता चला गया। और उनका यह मानना था कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक ही तरीका है कि उनको एक अलग राज्य दे दिया जाए। तो फिर एक नया राज्य जो था वो किस नाम से आया? तेलंगाना के नाम से अस्तित्व में आया। इस तरह से एक एक करके बहुत सारे राज्य जो थे वो बनते चले गए, और भारत आज एक विशाल राज्यों का एक संघ दिखाई देता है जिसमें कई राज्य जो है वो शामिल हैं। जो अभी और कुछ चेंजेस आए जिसमें यूनियन टेरिटरी के रूप में 2 राज्य आ गए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र शामिल था, जिसमें कश्मीर का जो कहा जाए कि विलय था वो जम्मू को अलग कर दिया गया, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में भारत अब 28 राज्यों का एक समूह है जिसमें 8 यूनियन टेरिटरी। तो इस पूरे ही प्रकरण में कुछ तो समझ वाली बातें हैं, जैसे बहुत सारे आयोग हैं, उनके क्यों आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस हुई, और क्यों भाषाई आधार गठन न करने के विषय में भी कहा। क्योंकि भाषाई आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाता, मतलब उसको कंटिन्यू अगर रखा जाता, तो भारत के तो छोटे छोटे कहा जाए 5-5 शहरों वाले एक एक राज्य बन जाते। इतनी सारी भाषाएं हैं। तो कुछ एक सांस्कृतिक सामान्यता को देखते हुए राज्यों का गठन शुरुआत में किया गया। उसके बाद तो ज्यादातर राज्य जो थे वो प्रशासनिक आधार पर या सांस्कृतिक एकत्व के आधार पर गठित किए गए, और भारत का इस तरह से
पुनर्गठन जो था वो होता चला गया। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर फिर से एक पुनर्गठन की मांग आ रही है, नए नए राज्यों की मांग उठती रहती है। बहुत सारे जो कि ये चाहते हैं कि उनको जो उनका पुराना राज्य है उससे हटाकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो कि पूर्वी भारत में स्थित है, उन लोगों का ये मानना है कि कुछ क्षेत्रों को एक भाषा समूह के आधार पर विलित करके वृहद नागालैंड जैसे राज्यों का निर्माण किया जाए। तो ये मांगे तो चलती रहेंगी जब तक हमारा भारत रहेगा। तो इस आधार पर केंद्र सरकार अपनी समझदारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए आगे का निर्णय लेगी। वर्तमान में आज यही पिक्चर है जिसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, इस सेगमेंट को हल्के में ना लेना, बल्कि इसे बहुत अच्छी तरह से देख के लेना, क्योंकि आप PYQ अगर आप देखिएगा तो आपको खुद दिखाई देगा। अब टेस्ट होगा कल, टेस्ट के दिन हम लोग ये देखेंगे कि इस क्षेत्र से, राज्य निर्माण के क्षेत्र से और राज्य पुनर्गठन के क्षेत्र से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग जरूर उसको देखेंगे क्रमदर तरीके से। अभी पहले 10-15 क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगला टेस्ट जो होगा फिर इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन देखेंगे। तो आने वाले समय में हमारे चैनल पे और भी चीजें या और भी सब्जेक्ट जो है वो शुरू होंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जितने भी नए नोटिफिकेशन हैं आपको मिले। धन्यवाद।